दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। खलीफा आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम टोटल इकोनॉमी का ये चौथा लेक्चर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पहले हमने क्या पढ़ा था? मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में ये जान लिया था कि कितने उपकरण होते हैं, ये नहीं जानता उनके प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, जो हम इस लेक्चर में जानेंगे और किस तरीके से वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, लास्ट स्लाइड यही थी, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो क्वालिटेटिव में आप देख लीजिए, सबसे पहले क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक देखेंगे, रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेट्स, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक उपकरण में हम बैंक रेट। बैंक रेट आखिरकार क्या होती है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। यदि बैंक दर बढ़ाया जाता है तो व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त होने वाला ऋण महंगा होता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा ऋण देंगे, जिससे व्यापारी या ग्राहक बैंक से ऋण कम लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी ऐसा लोन, ऐसा ऋण जो बैंक को ही महंगा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर बैंक को महंगा मिलेगा तो बैंक अपने ग्राहक को क्या देगा? अधिक दर पर देगा। इसलिए बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि क्या बढ़ेगी? ब्याज की दर बढ़ेगी, जिससे मार्केट में कैश आउटफ्लो कम होगा। कैश आउटफ्लो अगर कम होगा तो क्या होगा? महंगाई कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम आएगा और कंजम्पशन भी कम होगा। वहीं अगर बैंक रेट कम होगी तो कैश का फ्लो अधिक होगा और मार्केट में कैश की सप्लाई अधिक होगी, जिससे कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। और कंजम्पशन बढ़ने के कारण आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कंजम्पशन जैसे ही बढ़ेगा वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। सप्लाई डिमांड वाला खेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक बैंक लेंस टू कस्टमर्स, लेंड टू द डोमेस्टिक बैंक्स। इसके बाद देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। आखिरकार ये क्या है, कौन सी बला है? केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कल के दायित्वों का एक निश्चित प्रतिभाग, अपने कुल दायित्वों यानी जितना उन्होंने ऋण दे रखा है, दायित्वों का तात्पर्य है, सॉरी ऋण नहीं, उनके पास जितनी जमा आई हुई है उस जमा का, कितनी उनके पास जितनी भी क्या आई हुई है? जमा आई हुई है, उसकी कुल जमा का, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, इसका प्रभाव यह होता है कि उस सीमा तक व्यापारिक बैंक की साख सृजन शक्ति कम हो जाती है। साख की मात्रा कम करने के लिए केंद्रीय बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है। ठीक है, साख की मात्रा वृद्धि करने के लिए इस अनुपात को कम कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, समझाया गया है, यहाँ पे अगर 1000 रुपये की क्या है डिपॉजिट आई हुई है बैंक के पास, 1000 रुपये की जमा है इसके पास, तो कितना परसेंट रखना पड़ेगा? 20% का अगर एसएलआर है तो इनको कितना रखना पड़ेगा? एसएलआर 200 रुपये रखना पड़ेगा। अगर सपोज दैट ये 40% कर देते तो उसे कितना रखना पड़ेगा? 400 रुपये रखना पड़ेगा। जैसे ये 400 रखेगा तो बैंक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे मनी सप्लाई कम होगी वैसे ही बैंक ऋण देना कम कर देंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे। इन चीज़ों को बराबर आप देखिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर वह फंड होता है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। तो ध्यान रखिए, किसके पास जमा रखना होता है? रिजर्व बैंक के पास। जब आरबीआई मुद्रा प्रवाह कम करना चाहता है तो वह इसका स्तर बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है मतलब कि डांट लगाता है कि जहाँ तक पैसा भी मुझसे मांगा तो तेरी वाट लगा दूंगा। जहाँ एक पैसा भी मुझसे मांगा तो क्या कर दूंगा? वाट लगा दूंगा। जैसे हमारे पापा कब क्या करते थे? हमारे कॉलेज के टाइम पे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरबीआई मुद्रा प्रवाह को अगर कम करना चाहता है तो सीआरआर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो एसएलआर में भी यही था, सीआरआर में भी यही था। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आगे क्या होगा? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं इसके बीच में डिफरेंस बताऊँगा आपको, सीआरआर के बीच में और एसएलआर के बीच में बराबर जो है, तो इसका अंतर हम आगे देखेंगे। इससे बैंकों को रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा रकम जमा रखनी पड़ती है, बैंकों के पास फंड कम हो जाता है। जाहिर है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में नकदी घट जाती है और वह जनता को पैसे नहीं दे पाती है, और पहले से बाजार में व्याप्त महंगाई घटने लगती है। और इसके उल्टे केस में आरबीआई सीआरआर का स्तर घटा देता है। तो आप समझदार हैं ही, आगे आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है सीआरआर और एसएलआर में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो करना है आपको पिन पॉइंट, मीनिंग क्या है? सीआर इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच दैट बैंक हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ कैश। किसके रूप में रखता है ये?
कैश के रूप में किसके पास रखेगा, किसका, टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल जो लाइबिलिटी। अच्छा डिपॉजिट अगर गया, अगर मैंने आपके पास कुछ रुपए जमा किए, सीधी सी बात है वो आपका दायित्व हुआ ना। अगर मैंने आपके पास कुछ पैसे जमा किए तो वो आपका क्या हुआ, दायित्व हुआ कि मुझे वापस करना है, तो बैंक का वो दायित्व है, तो हुए वो पैसे। तो क्या करेंगे, जितना उसके पास दायित्व है उसका एक निश्चित प्रतिशत 4%, 5%, इस समय देख लीजिए कितना है CRR का लेवल, तो उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है। SLR में क्या होता है, हाँ ध्यान रखिए, CRR कैश के रूप में ही जाएगा, लेकिन SLR असेट्स के रूप में, गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में किसके पास रखेंगे, RBI के पास। ध्यान रखना, कैश भी RBI के पास और सिक्योरिटीज भी किसके पास, RBI के पास। तो बैंकों का बैंक RBI है ना, ये पहले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो SLR क्या है, SLR को आप देख, ये कैश में जाएगा, ये कैश या गोल्ड डिपॉजिट्स किसी में भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सांविधिक तरलता अनुपात के तहत सरकार बहुत सारे काम भी करती है, जैसे इसी बैंकों का ही पैसा रहता है तो SLR के तहत रखवा लेती है और उसी पैसों को इसमें खर्च करती है। जैसे विकासात्मक कार्य होगा, कैसा कार्य होगा विकासात्मक, किसी भी, जैसे पूंजी का निर्माण करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में पैसा लगाना, हो सकता है SLR का थोड़ा बहुत पैसा लगा दे, एक निधि उसमें जो है तो व्यय कर दे, ठीक है। आगे देखिए इफेक्ट क्या होते हैं, इट कंट्रोल द एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, सीधी सी बात है, कंट्रोल करेगा, हाँ करेगा, बट इट हेल्प्स टू मीटिंग आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ मनी डिपॉजिट बाय सेलिंग द बॉन्ड्स। को दिक्कत अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है उसको क्या करता है जो है तो कम करता है, या उसको कमज़ोर करता है, या उसको मैनेज करने का प्रयास करता है, ठीक है। मेंटेन विद कौन करता है, RBI के यहाँ इसको रखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। CRR कहाँ जाएगा, RBI के यहाँ जाएगा, लेकिन SLR कहाँ जाएगा, बैंक खुद से भी रख सकता है, कुछ विकासात्मक गतियों में खर्च करने के लिए दे भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ खरीद ली जाएं, उन गवर्नमेंट प्रतिभूतियों सरकार कैसे काम करे, विकास के कार्य कर सकती है, लेकिन बैंक क्या करे, गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को खरीद के अपने पास रख लेगा और उस पैसे का सरकार किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन CRR का जो पैसा कैश के रूप में रहता है वो सीधा RBI के पास जाता है, लेकिन SLR किसके पास रहता है, बैंक खुद रखता है। लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, सीधी सी बात है, इकोनॉमी क्या बढ़ेगी, तरलता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जी बिल्कुल होता है। बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन CRR, तो ध्यान रखिएगा CRR में किसी प्रकार का उनको ब्याज नहीं मिलेगा बैंक्स को। CRR का डिपॉजिट जो बैंक रखता है RBI के पास, उसमें उसको कोई डिपॉजिट नहीं मिलता है, बट बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन SLR। ध्यान रखिए, जैसे प्रतिभूति खरीदो, तो बट्टाकरण किया ना, 10 रुपये की प्रतिभूति थी, बैंक ने 8 रुपये में खरीदी, फायदा कितने का होगा, 2 रुपये का, लेकिन सरकार एक प्रकार से बैंकों को वो SLR वो प्रतिभूति बेच करके, सिक्योरिटी बेच करके, यानी वो गारंटी पत्र बेच करके अपने विकास के कार्य करने लग जाती है। इस प्रकार से SLR का बहुत सारी विकासीय गतिविधियों में काम होता है, लेकिन CRR का प्रयोग सामान्यतः कम ही विकासीय गतिविधियों में या फिर नहीं के बराबर ही होता है। तो इन दोनों के बीच में सामान्य डिफरेंस समझ लीजिएगा, एक बार फिर कर देख लीजिए आप। कैश के रूप में, गोल्ड बॉन्ड और किसी भी चीज़ के रूप में रख सकते हैं। इट कंट्रोल द एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, बट इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग द बॉन्ड्स, एनी प्रॉब्लम। मेंटेन विथ RBI करता है, लेकिन SLR को बैंक खुद से मेंटेन कर सकता है। रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। कोई दिक्कत, CRR के तहत ब्याज मिलेगा बट SLR के तहत ब्याज नहीं मिलेगा। चलिए अगला कौन सा है, पुनर्खरीद विकल्प दर या रेपो रेट। रेपो रेट क्या है इसको देख लीजिए, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर रेपो रेट कहीं हद तक RBI अभी इस समय देख ही रहे हैं किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है, रेपो रेट कम करेगा ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, कैसे आगे देखते हैं। आइए, ये अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराता है, कराने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल 1 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अल्पकालीन कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक को इस शर्त पर विक्रय करते हैं कि रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को क्या करेगा, अल्पकाल में पुनः, नाम ही उसका देखिए ना, रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट और रेपो रेट, पुनर्खरीद विकल्प दर या रेपो रेट, ठीक है, फिर लेगा तो रिजर्व बैंक को इस देय ब्याज की दर को रेपो रेट कहलाती है। दूसरे शब्दों में रेपो दर वह मौद्रिक दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र में फंड या तरलता निकालने के लिए किसी समझौते अंतर्गत प्रतिभूतियों को बेचता है या भविष्य में उस पर कर लगाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट के तहत कौन किसको पैसा देता है, RBI बैंक को पैसा देता है। यही कॉमन सेंस वाली बात है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो मार्केट में RBI लोन महंगा ही देगा,
सॉरी बैंक जो होगा वो मार्केट में ग्राहकों को लोन महंगा देगा। ग्राहक लोन अच्छा कम ब्याज दर पर लेगा, ज़्यादा ब्याज दर पर? कम ब्याज दर पर। अगर ब्याज अधिक है तो सीधी सी बात है, ऋण लेने वाले लोग हतोत्साहित होंगे, वो लेने नहीं जाएंगे, जिस कारण से इकोनॉमी में कैश का फ्लो कम हो जाएगा। और कैश का फ्लो कम होते से ही क्या होगा? कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी उपभोग कम होगा, महंगाई स्वतः गिरेगी। अब मगर दूसरे शब्दों में कहूँ, सरकार अगर महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है तो रेपो रेट को कम कर दे तो महंगाई नियंत्रित हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य शाख का संकुचन करना होता है तो वह रेपो दर को कम कर सकती है। ठीक है, ताकि रिजर्व बैंक अधिक प्रतिभूतियां बेचकर चलन की मुद्रा की मात्रा को अपने पास खींच सके। इसके विपरीत जब मौद्रिक नीति का उद्देश्य शाख का प्रसार करना होता है तो रेपो दर बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में खरीदी गई प्रतिभूतियों पर ब्याज महंगा पड़ने लगता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के मध्य संपन्न समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करता है तथा भविष्य में उन प्रतिभूतियों को पुनः वापस क्रय करने का समझौता भी करता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी उल्टा। अब ये उल्टा कैसे देखें, इस इमेज के माध्यम से समझिए। इसमें क्या कर रहा है? रेपो रेट में आरबीआई किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। बैंक रिवर्स में किसको दे रहा है? बैंक आरबीआई को दे रहा है। नहीं समझे बात को? रेपो रेट के तहत कौन लोन लेता है? रेपो रेट लगता है। बैंक लोन जब आरबीआई से लेता, बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है तो रेपो रेट आरबीआई किसको देता है? बैंक। जब बैंक अपना आरबीआई में पैसा रखते हैं उस पे जो ब्याज मिलता है बैंकों के उस पैसे का, उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यानी जिस पर बैंकों को ब्याज देना पड़े वो रेपो रेट, जिस पर आरबीआई को ब्याज देना पड़े वो है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के मध्य क्या है? संपन्न समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करता है तब भविष्य में उन प्रतिभूतियों को पुनः वापस क्रय करने का समझौता भी करता है। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत देय ब्याज की दर से रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से शाख का विस्तार होता है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को अधिक ब्याज प्राप्त होता है, जिससे वे प्रतिभूतियों को बेचकर अधिक मुद्रा अर्जित करते हैं एवं अपनी शाख क्षमता में वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत रिवर्स रेपो दर घटाने से शाख संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? देखिए, दूसरे शब्दों में कहूँ, रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा है किसका? रेपो रेट का। चलिए देखिए कैसे। रेपो रेट बढ़ेगा यानी बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा। जब बैंक को ही महंगा मिलेगा तो बैंक ग्राहक को, अपने कस्टमर्स को महंगे लोन देंगे। जब ये महंगे लोन देंगे, ग्राहक कम लोन लेगा कि ज़्यादा लोन लेगा? कम लोन लेगा। कैश फ्लो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। मार्केट में किसके? रेपो रेट के बढ़ने से। जैसे कैश फ्लो घटेगा तो महंगाई कम होगी। क्यों महंगाई कम होगी? क्योंकि कंजम्पशन कम होगा, कैश फ्लो नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, दूसरी बात, आइए देखते हैं अब रिवर्स रेपो रेट को ही। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट का मतलब अभी अपन ने चर्चा की, कौन देगा? रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई किसको लोन देगा? बैंक्स को। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक को लोन मिल रहा है ना। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो बैंक आरबीआई में पैसा अधिक जमा करेंगे। जी हाँ, करेंगे। जब ये पैसा अधिक जमा करेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, कैश आउटफ्लो कम होगा। जी हाँ, होगा। जब ये कैश आउटफ्लो कम होगा तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके हम ये कह सकते हैं कि महंगाई को कम किया जा सकता है, कि कैश का आउटफ्लो अगर कम होगा तो महंगाई की दर भी घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसका अगर उल्टा कर दें आप कि रिवर्स रेपो दर को क्या कर दें? कम कर दें। यानी कि अब अगर बैंक पैसा कहाँ जमा कर रहा है? आरबीआई में, तो उसको ज़्यादा ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब ज़्यादा ब्याज नहीं देगा तो बैंक पैसा क्यों जमा करेगा? अपने ग्राहक को नहीं देगा जो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि आरबीआई कम ब्याज दे रहा है जिस कारण से वो वहाँ जमा नहीं करेगा। बेशक ग्राहक थोड़ा रिस्की है, दिवालिया भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की भी तो चांस है। यही तो असली एंटरप्रेन्योर होते हैं। समझ रहे बात को? तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? पैसा, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा? कैश आउटफ्लो कम होगा। और रिवर्स रेपो रेट अगर घटा दी जाएगी तो कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहाँ? मार्केट में। ऐसा ही उल्टा कर दीजिए, रेपो रेट अगर बढ़ा तो कैश आउटफ्लो, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है तो बैंक लेगा ना उस दर पर ब्याज।
तो कैश आउटफ्लो कम होगा। सॉरी, हाँ, कैश आउटफ्लो इसलिए कम हो क्योंकि ऋण क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट के दर के बढ़ने से, जिस कारण से मार्केट में कैश आउटफ्लो बहुत कम होगा और व्यक्ति क्या करेगा, महंगाई और महंगा लोन नहीं उठाएंगे, जिस कारण से महंगाई भी नियंत्रित होगी। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर देखते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से समझ लीजिए इसको जो है। रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट घटा, दोनों ही कंडीशन में देखिए रेपो रेट अगर घटेगा तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जो अभी तक मैं आपको समझा रहा था, इसलिए पहले स्लाइड नहीं दिखाई थी कि आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, रेपो रेट डिक्रीज होगा यानी कम होगा तो मनी की सप्लाई कम होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बैंक को लोन सस्ता मिल रहा है, कहाँ से, आरबीआई से। इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ होगी। जी हाँ, महंगाई बढ़ेगी, लोग कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रोथ टारगेटेड। रेपो रेट इंक्रीज होगी, जी हाँ बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, संतुलित महंगाई होनी चाहिए, समझ रहे हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो तो चल जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हल्की फुल्की महंगाई अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए ताकि विकास होती रहे, कंजम्पशन होता रहे, ये चीज़ नज़र आए। ठीक है, जैसे रेपो रेट इंक्रीज होगी बैंक के पास महंगा ऋण जाएगा। ठीक है, बैंक तो मार्केट में भी कैश आउटफ्लो कम होगा, और जैसे कैश आउटफ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोग सामान ही नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ऋण कम जा रहा है मार्केट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, बताया था क्या, कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं, सेंट्रल बैंक में, उस पर जो ब्याज देता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए। कॉमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक, एक बैंक जो अपना पैसा आरबीआई में जमा करता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो बैंक वहाँ पैसा अधिक जमा करेंगे नहीं करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। कहाँ, आरबीआई में। जैसे आरबीआई में कम करेंगे मार्केट में कैश फ्लो कम होगा और क्या हो जाएगा, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसी से महंगाई, रिड्यूस इन्फ्लेशन। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट अगर डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो बैंक क्या होंगे, आरबीआई में पैसा नहीं रखेंगे, किसको देंगे, अपने ग्राहक को देंगे। बेशक वहाँ रिस्क अधिक है लेकिन क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और जैसे वो ग्राहक को देंगे वैसे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी वैसे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ रहे हैं किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी आपके पूरे देश को, आपके सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, जब केंद्रीय बैंक यह समझता है कि व्यावसायिक बैंकों के पास नगद कोष अधिक है तथा उनका प्रयोग साख निर्माण के लिए किया जा रहा है, तो साख निर्माण की मात्रा को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर वो अपनी विक्रय करेगा, प्रतिभूति विक्रय करेगा, तो प्रतिभूति तो चली जाएगी लेकिन कैश का क्या हो जाएगा बंधु, इनफ्लो हो जाएगा, यानी आरबीआई के पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी, जिस कारण से मार्केट में नहीं जाएगा। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस की क्रियाएं अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इसका मतलब मार्केट से क्या ले रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर अब प्रतिभूति बेच रही है तो इसका मतलब मार्केट में क्या कर रही है, महंगाई को कम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और अगर प्रतिभूतियाँ खरीद रही है तो पैसा देगी ना भाई, फ्री में थोड़ी ना ले लेगी। अगर प्रतिभूतियाँ खरीद रही है तो महंगाई क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, तो इन बेची गई प्रतिभूतियों को क्रय करना, देखिए, जिससे व्यावसायिक बैंक द्वारा क्रय कर लिया जाता है। इस प्रकार इन व्यावसायिक बैंकों का नगद कोष कम होकर केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाता है। व्यावसायिक बैंक का नगद, इसके विपरीत, जब बैंक समझता है कि देश में साख की मात्रा कम है तो वह इन बेची गई प्रतिभूतियों को क्रय करना शुरू कर देता है। इन प्रतिभूतियों को क्रय के कारण अधिक प्रतिभूतियाँ केंद्रीय बैंक के पास आ जाती हैं तथा कोष व्यावसायिक बैंकों के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार बैंकों के पास अतिरिक्त कोष आ जाने से इनकी साख का सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे बैंक ग्राहकों को अधिक साख उपलब्ध कराने में समर्थ होते हैं एवं इस प्रकार का विस्तार संभव होता है। कोई दिक्कत, चलिए, तो इधर ये आप समझ लीजिए, कंट्रोलाइजेशन, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक को अपने बॉन्ड, बैंक को क्या करेगा, बॉन्ड खरीद लेगा बैंकों से जो बैंक को दिए थे, और वहाँ क्या कर देगा, कैश का आउटफ्लो कर देगा, उनको कैश दे देगा। जैसे कैश बैंक के पास आएगा, बैंक ऋण देंगे, मार्केट में पैसा फैलेगा, जैसे पैसा फैलेगा उपभोग बढ़ेगा, लोग सामान खरीदेंगे। ठीक है, और जैसे सामान खरीदेंगे वैसे क्या करेंगे, धीरे धीरे मंदी से उबरा जा सकेगा। चलिए, मौद्रिक नीति की अब क्या है, गुणात्मक उपकरण क्या क्या होते हैं। चयनित साख नियंत्रण, ये क्या है,
इसको देखते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक देख लिया, जो संख्या के माध्यम से कंट्रोल करता है। ये गुणात्मक जो मॉरल सैंक्शंस लगाता है आरबीआई अपने बैंक्स के ऊपर, मॉरल सैंक्शन यानी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं खर्च करोगे, ये तुमने गलत खर्च कर दिया, अब यहाँ नहीं यहाँ खर्च करो, कृषि में ज़्यादा ऋण दो, यहाँ ऋण नहीं दो। इस तरीके से कंट्रोल करके आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है ताकि क्या किया जा सके, ऋण की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, चयनित साख नियंत्रण, जब देश का केंद्रीय बैंक यह अनुभव करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रित नीति को अपनाना उचित नहीं होगा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति तथा अन्य क्षेत्रों में कम उदार या कठोर साख नीति उपयुक्त होगी, तो ऐसी अलग अलग व्यवस्था को चयनात्मक साख नियंत्रण कहलाती है। जैसे इस समय सरकार पेट्रोल पंप खोलने वालों को कम पैसा दे, क्यों? क्योंकि पर्यावरण के ह्रास को कम करना है, क्योंकि पेट्रोल का से अगर गाड़ियाँ चलती हैं ह्रास, तो पर्यावरण का ह्रास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेड होता है और उसमें शीशा होता है जिस कारण से सल्फर वगैरह निकलता है उससे, और तो उससे क्या होता है, पर्यावरणीय ह्रास होता है, समझ रहे हैं। और उसके बजाय किसको दे, जो बैटरी चार्जिंग वाले स्टेशंस लगाएंगे, तो उनको ऋण के रूप में अगर सरकार पैसा दे रही है तो वो क्या करेंगे, चयनित यानी टारगेट करके किसी को दिया ना, उसी तरीके से सेलेक्ट लोगों को कि इसको अधिक ऋण दो, इसको नहीं। तो जो लोग बैटरी लगाने के लिए यानी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ऋण लेगा उसको 8 रुपये में, लेकिन जो पेट्रोल पंप लगाने के लिए ऋण लेगा उसको कितना, 15% की दर पर ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चयनित साख नियंत्रण। विभिन्न कटौती दरें, इस विधि के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न प्रकार के विनिमय पत्रों के लिए विभिन्न का या अलग अलग कटौती दर निर्धारित करता है। इससे अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को तो सुगम एवं सस्ता साख उपलब्ध हो जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों को कठिन शर्तों पर महंगा साख उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि क्षेत्र को विकास के लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देना हो तो कृषि विपत्रों तथा कृषि निर्यात विपत्रों के लिए कम कटौती दरें निश्चित कर दी जाती हैं। बात वही है घूम फिर के, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर एक गुणात्मक उपकरण में आरबीआई क्या करेगा, साख नियंत्रण में इस तरीके से जोर लगाने का प्रयास करेगा कि मॉरल सैंक्शन, नैतिक बंधन बांध सकेगा बैंकों को कि इसको नहीं, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। मात्रात्मक तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक क्षेत्र विभाजित कर दिए हैं कि क्षेत्र विशेष में आपको ऋण अधिक देना है या कम देना है। ठीक है, नगद कोषों में रियायत यानी कंसेशन कैश फंड ये क्या है, इस उपाय के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करने वाले बैंकों को एक निश्चित राशि तक नगद कोष रखने की छूट दी जाती है। परिणाम स्वरूप इस विशेष क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, पूर्वानुमति द्वारा ऋण देना, कभी कभी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में साख विस्तार को सीमित करने के उद्देश्य से व्यापारिक बैंकों पर यह नियंत्रण लगा देता है कि एक निश्चित राशि से अधिक मात्रा में ऋण देने पर उसकी अनुमति लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट। अच्छा, इन रेट के माध्यम से भी ऋण की आपूर्ति या धन की आपूर्ति या कहें तरलता की आपूर्ति अर्थव्यवस्था पर प्रभावित होती है, जिस कारण से इसके लिए भी हम इस लेक्चर में जानना जरूरी है। इसको यहीं कवर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बैंकिंग व्यवस्था यानी सिस्टम के बारे में, जैसे आपके नाबार्ड की स्थापना, नेफेड की स्थापना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या है, प्रधान उधार दर यानी प्राइम लेंडिंग रेट। यह वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं। अतः इस प्रकार के ऋणों में जोखिम बहुत ही कम होता है। यह वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपनी सभी लागतें और व्यय को पूरा कर लेता है और कुछ प्रतिफल भी प्राप्त कर लेता है। प्रधान उधार दर को ही बेंचमार्क प्रधान उधार दर कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक कि फला आदमी है, ठीक है, ये भाई साहब हैं, ये तो ऋण पक्के में वापस कर देंगे, ईमानदार इंसान हैं। जैसे राजू भैया हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। अच्छा, हमारे आसपास नहीं, इन्हें सोच लीजिएगा, हम बता रहे हैं कि राजू भैया हैं, बहुत बढ़िया ऋण देते हैं जो, अब मैं तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी समय पर पैसा वापस कर देते हैं, इसलिए इनको देंगे, कम ब्याज पर देंगे, लेकिन पैसा मिल तो जाएगा वापस। तो बैंक भी तो ऐसे ही ग्राहकों को ढूंढता है। इंसान हो या बैंक, प्रॉफिट सबको ही देखते हैं, कोई रिस्क में नहीं जाना चाहता है। वो बात अलग है, समय और सरकार की नीतियाँ किसी को लॉस में ले जाएं। ठीक है, तो ये प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, सब अपने विश्वसनीय ग्राहक को सबसे न्यून कम दर यानी उसका जो लॉजिस्टिक चार्ज निकालना है ऋण देने का, उसको निकालने के बाद जो पैसा लग रहा है, कागज पत्री का पैसा लगने के बाद, उसको क्या कहेंगे, प्राइम लेंडिंग रेट। बेस रेट क्या, आधार दर। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएलआर आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया। ठीक है, यानी पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट के बाद आधार दर वह ब्याज दर है जिससे कम दर पर कोई भी अनुसूचित बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे। देखिए, प्राइम लेंडिंग रेट में क्या था, फेवरेट ग्राहक को प्रदान कर रहा था कि राजू भैया हैं, सुनील भैया हैं, राजेश भैया हैं, इनको ऋण जो है अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, राजू ईमानदार है, इनको कम दर पर दीजिए। सुनील बेईमान आदमी है, इसको क्या करिए,
हाई करिए इसका रेट। लेकिन अब अगर आप बेस रेट की बात करेंगे, आधार दर की बात करेंगे, तो बैंक ने क्या कर दिया, अब कोई हो, राजू भैया हो, सुनील भैया हो, राजेश भैया हो, सबको एक दर से दोगे, इससे कम में नहीं आप दे सकते, इससे ऊपर में ही जो कैटेगरी विभाजित करना चाहें आप कर लीजिएगा। आपने 10% दिया, निर्धारित कर दिया सपोज दैट आरबीआई ने बेस रेट, तो 10% में ही आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये 10% है, 10% नीचे आपको नहीं जाना है। हालांकि 10% नहीं, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे पूर्व बीपीएलआर में बैंक पीएलआर से नीचे भी ऋण दे सकते थे। इससे कर्जदाता बैंकों के साथ सौदेबाजी और मोलभाव करते थे, जिससे कारण अलग अलग कर्जदाताओं के लिए ब्याज की दरें भी अलग अलग हो जाती थी। ठीक है, चलिए MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों के द्वारा उधार देने हेतु इस नई दर को अपनाया। ये क्या है? ये 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। यह अवधि आधारित आंतरिक बेंचमार्क होगा, जिसका पुनर्निर्धारण 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए किया जाता है। सभी बैंक प्रत्येक माह में पहले से घोषित तिथि को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली अपनी MCLR की समीक्षा करते हैं और उन्हें जारी करते हैं। ठीक है, प्रत्येक माह से पहले, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तिमाही तो नहीं है ना, क्या है? प्रत्येक माह। कब आइए MCLR, कभी क्रम आ जाता है तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या था? प्राइम लेंडिंग रेट, देन बेस रेट, देन MCLR। मौजूदा कर्जधारकों को पारस्परिक रूप से सहमति शर्तों पर MCLR से संबंध ऋणों में परिवर्तन करने का विकल्प होगा। ठीक है, मौजूदा कर्जधारक जो है पारस्परिक सहमति से अपने शर्तों के अनुसार बैंकों से ऋण में परिवर्तन करवा सकते हैं, लेकिन उसका एक लेवल होगा, बेस रेट से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, इनका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी अर्थव्यवस्था पर? एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ये जो है तो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट कम करने से बाजार में मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? वही बात है, देखिए सबसे पहली बात, कोई सी भी रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में प्राइम लेंडिंग रेट है या बेस रेट है, सब में क्या होगा? अगर ऋण की दर क्या होगी? ऋण कम मात्रा में मिल रहा होगा या फिर कम पैसे में, कम ब्याज देने के बाद मिल रहा होगा, सीधी सी बात है आरबीआई आपको अधिक पैसा देगा, मार्केट में फ्लो अधिक करेगा और कम रेट पर करेगा। अगर आरबीआई ही 10% में उठा रहा है, आपको नहीं दे सकता वो 8% में ऋण। अगर बैंक उठा रहा है 8% में, तो आप आशा करिए 9% या 8.5% में दे देगा। ठीक है, तो वही हाल यहाँ है। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट का प्रभाव, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट कम करने से बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, अतः बाजार में तरलता बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और अंततः देश की विकास दर बढ़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना की कमी सबसे बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए बड़े स्तर पर वित्त की आवश्यकता है, अतः ब्याज दर कम होने से तरलता की स्थिति के चलते लोगों को आसानी से वित्त उपलब्ध होगा। भारत आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है, इसलिए सतत और संधारणीय विकास के लिए बेहतर तकनीक तथा नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु वित्त की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात, कौशल और तकनीक के क्षेत्र में स्वयं को और अधिक विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वित्त की आवश्यकता तो है ही सही, पूंजी निर्माण अगर करना है तो उसके लिए निवेश आवश्यक है। देखिएगा आप सेकंड लेक्चर, अब यहाँ नहीं लिबिर करिएगा कि पूंजी निर्माण क्या होता है, नहीं, अब देखिए सेकंड लेक्चर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आपका बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग प्रणाली में। ये तो आपका कॉन्सेप्टुअल टॉपिक था, किस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकों को। अब विभिन्न प्रकार की बैंकों की व्यवस्थाओं को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।